फैसला साज जो हैं उनके दिलों में वो डर और वसवसे हैं, उस तरफ वो नहीं जा रहे। टाल मटोल से काम लिया जा रहा है कि जी वो अगर हो गया तो मजीद हालात खराब हो जाएंगे। हालांकि अब मजीद खराब होने की गुंजाइश बहुत कम रह गई है। जितना कुछ हम कर सकते थे वो हमने कर दिया और हम आखिरी हदों तक पहुंचे हुए हैं। इस वक्त मुझे नहीं मालूम ना इसका कोई हुक्मरानी सितारा है ना, ये कैसे बना है ये भी मुझे समझ नहीं आ रही है। आज भी अगर हुक्मरानी सितारा देखते हैं तो इमरान खान की नजर आता है। मैंने कहा था कि साख को डेंट डालने की कोशिश की जाएगी। 2022 स्टैंडर्ड्स का साल है और ये कॉन्टिन्यूटी जो है ये अभी चलेगी जब तक 17 जुलाई 2023 नहीं गुजर जाता। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसे को जस्टिफाई करेंगे। महीन का वक्त गुजर जाएगा, ये वैसे भी जो साजे की हंडिया है चौराहे पे ही फूटनी है, तो वो भी किसी वक्त फूट जाएगी, लेकिन इससे फर्क कोई नहीं पड़ता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले आज बड़े एक अहम मामले के हवाले से बात करेंगे, वो है दहशत गर्दी का मामला। दहशत गर्दी में पाकिस्तान ने बेमिसाल कुर्बानियाँ और जद्दोजहद के बाद अमन और सूरत हाल को बेहतर किया है और उसके बाद अब दोबारा से ये दहशत गर्दी सर उठा रही है। लेकिन इसका कला कमा करने के लिए आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, अहम फैसले किए गए हैं। वो क्या फैसले आज प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल बदल रही है सियासी तौर पर, उसमें क्या तब्दीलियां आने वाली हैं और अगला साल कैसा होगा, प्रोग्राम में ये गुफ्तगू होगी। लेकिन सबसे पहले कौमी सलामती कमेटी के इजलास से मुतालिक बात करेंगे। फहद चौधरी हमारे नुमाइंदे सबसे कवर कर रहे हैं, जब से इजलास के मामलात हैं उनसे जान लेते हैं कि फैसले क्या किए गए हैं इस अहम मामले पर। जी फहद, आगाह कीजिएगा, क्या बातचीत हुई है आज के इजलास में? जी देखिए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास हुआ, जिसमें तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान और वफाकी वज़रा ने शिरकत की। सबसे पहले इजलास को वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल और चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी और इस ज़िम्न में हुकूमत की तरफ से इख्तियार की गई मुआशी हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी गई। इंटेलिजेंस इदारों ने मुल्क में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी और दहशत गर्दी की हालिया लहर से मुतालिक अवामिल और उनके सद्देबाज़ के इक़दाम से इजलास को आगाह किया। वज़ीर मुमलिकत खारजा हिना रबानी खर ने अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर इजलास को ब्रीफिंग दी और पाकिस्तान अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत से होने वाले रब्तों से भी आगाह किया। इजलास में दो टोक राय का इजहार किया गया कि पाकिस्तान के कौमी मफादात पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी और न ही किसी को भी कौमी सलामती के कलीदी तसव्वुर को नुकसान पहुंचाने की इजाजत देंगे। इजलास में यह इत्तफाक किया गया कि पाकिस्तान की बका, सलामती और तरक्की के बुनियादी मफादात का निहायत जुर्रत, बहादुरी और मुस्तकिल मिजाजी से तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ शुहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करते हुए उनके अहले खाना से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया और ये इस एलामिये में कहा गया है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास 2 जनवरी बरोज पीर 2023 को ये जारी रहेगा। इसी आज के इजलास का तसलसल होगा और इसको जारी रखा जाएगा और उसमें जो अमल दरामद है इस इजलास के फैसलों पर उसका जायजा लिया जाएगा और आइंदा की हिकमत अमली ज़ेर गौर आएगी। ठीक है फहद चौधरी, हमें आप आगाह कर रहे थे, बड़ा एक अहम इजलास और इस इजलास पे नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से भी और पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी के मामलात हैं उसके हवाले से, और ये इजलास की कंटिन्यूटी होगी अगले साल के आगाज़ में पीर के रोज़ और उसमें मज़ीद जो फैसले किए जाएंगे उस पर भी बात होगी। आगे बढ़ते और अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान में सियासी मामलात के हवाले से कि इस वक्त बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि कोई शायद टेक्नोक्रेट की कोई गवर्नमेंट लाई जाएगी या निगरान सेटअप नहीं काबिल कबूल हो रहा, तो टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट इसलिए लाई जा रही है कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत मुआशी तौर पर मामलात को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। क्योंकि अगर आज ही की बात करें तो इस वक्त पूरे मुल्क में एक बात डिस्कस हो रही है और वो ये बात है कि इस वक्त महंगाई उरूज पर है और सबसे सादा और आम सी चीज़ यानी कि रोटी वो 30 रुपए तक पहुंच गई है। तो ये एक छोटा और एक का मसला है, लेकिन मजमूई तौर पर इस वक्त पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल पर जुड़ी है। हम इस वक्त बात करेंगे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार अयाज अमीर साहब। सर बहुत शुक्रिया अयाज अमीर साहब आपके वक्त का। मामला ये है कि पिछले 8 माह से चीज़ें संभालने के दावेदार जो पार्टियां थीं हुकूमत में मौजूद हैं वो संभालने के बजाय मजीद बिगाड़ की सूरत नजर आ रही है।
اب ہر آنے والا دن کہتے ہیں کہ شاید ڈیفالٹ ہو جائے, کچھ مسئلہ ہو جائے, لیکن اس کے باوجود حکومت بھی موجود ہے, الیکشن کی طرف وہ جا نہیں رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ چیزیں شاید سٹک ہو گئی ہیں, رک گئی ہیں. سر, اس کو آگے بڑھنے کے لیے کوئی تحرک نہیں ہو سکتا کہ سوچا نہیں جا سکتا کہ کچھ نہ کچھ کیا جائے؟ دیکھیں, کچھ نہیں ہو رہا. اب تو یہ کوئی بحث طلب بات تو نہیں رہی نا کہ حالات جو ہیں بہت خراب ہو چکے ہیں. اب تو جو حکومت کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں حالات نہیں خراب, ان کا چہرہ جو ہے چہرہ کچھ اور کہانی بتاتا ہے. وہ بھی ان کا چہرے اعتراف کر رہے ہوتے ہیں کہ کہاں حالات پہنچ گئے ہیں, اور ابھی تک کسی کے پاس کوئی وہ تشخیص, دوا, فارمولا, پلان کوئی نہیں ہے. بس باتیں ہو رہی ہیں. کوئی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی بات کر رہا ہے, کوئی اور کر رہا ہے کہ یہ ہوگا, اکنامک ایمرجنسی لگ جائے گی. بس چلیں, آپ جو مرضی آپ کر دیں. خزانے میں پیسہ ہے کوئی, 5-6 بلین ڈالر آپ کے ریزرو رہ گئے ہیں. ایک چھوٹی سی قسط ملنی ہے IMF سے, وہ نہیں مل رہی, اور اس پہ بھی امید اس لیے لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ ایک چھوٹی سی قسط مل جائے گی تو شاید مزید قرضوں کا راستہ جو ہے کھل جائے اور کچھ تھوڑا سا سنبھالا ہو جائے. لیکن فی الحال تو بالکل ایسی بات نہیں. اور آپ نے وہ جو روٹی شوٹی کی بات کی, آٹے کی قیمت کہاں پہنچ گئی ہے, یہ گندم کی قیمت کہاں پہنچ گئی ہے. آپ 4,500 تک دیہاتوں میں, ہمارے پنجاب کے دیہاتوں میں, کراچی کی بات نہیں میں کر رہا, وہاں پہ کھلے جو ہے وہاں تک پہنچ گئی ہے, جو کبھی ایسے نہیں پہنچی. تو کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. کوئی ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ کوئی فیصلہ کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ بالکل چلی گئی ہے, گم ہو گئی. صاحب, ٹیکنوکریٹس کی جو گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے, بشوشہ پورا نکلا ہے. عمران خان بار بار اس پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ کو فارمولا ہو سکتا ہے, اور کیا اس صورتحال سے وہ نکالنے کے لیے واقعی کو کارگر ہو سکتا ہے, یا واقعی یہ ایک شوشہ ہے, کسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جائے پھر پوری قوم کو؟ نہیں, میرے خیال کوئی بادشاہ تو کوئی ایسے ہو جہاں پہ آپ اپنے سر کو کھجلی دینے لگیں تو آپ پھر وہ زور زور سے کرتے ہیں کہ شاید کوئی چیز جو ہے ذہن میں آ جائے, کچھ چیز ہو جائے, تو شاید ضرور اس پہ میرے خیال بات ہو رہی ہوگی. لیکن یہ جو ہم ٹیکنوکریٹ کہتے ہیں, ہم ساروں کو جانتے ہیں, ہم نے دیکھا ہوا ہے, ان کو آزمایا ہوا ہے. اب یہ کہاں سے آپ لائیں گے؟ یا تو آپ کہیں نا جی مریخ سے کوئی ایک اسپیشل ٹیم آئے گی ٹیکنوکریٹس کی, اور ان کی سوچ ایسی ہوگی کہ وہ جو کریں گے, اور سبحان اللہ, ماشاء اللہ, پھر ایسے ایسے پاکستان میں ہوگا. وہ تو چیز اور ہے. لیکن جب آپ کے پاس قوت ارادی, قوت فیصلہ وہ بالکل نہ رہے, تو بیچارہ آپ کسی ورلڈ بینک کے آدمی کو یا کسی ریٹائرڈ آدمی کو لے کر آئیں گے, وہ کیا کرے گا؟ مطلب ہمارے وہ ذہن میں کچھ چیز آتی نہیں. اب کوئی بڑا کوئی مصطفیٰ کمال آ جائے, وہ آ جائے, پھر تو بات اور. پر یہاں ہمیں پتہ ہے کوئی مصطفیٰ کمال نظر نہیں آتا, دور دور تک نہیں نظر آتا. تو اس کے علاوہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ اب تو سال ختم ہونے کو ہے اور تجزیے بھی ختم ہو رہے ہیں. کوئی تجزیوں میں نئی بات رہ نہیں گئی. یہ لیکن ایاز امیر صاحب, ایک چیز میں یہاں پر جاننا چاہوں گا. PTI 2 حکومتیں یعنی کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ ادھر آ رہی تھی. عمران خان صاحب فیصلہ کر رہے ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل, لیکن وفاقی حکومت اپنی جگہ پر موجود ہے کہ الیکشن کی جانب نہیں جایا جائے گا. یہ خان صاحب کی تحریک, اسمبلیوں کی تحلیل, یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو پائے, یا یہ بھی پھر طوالت ہی رہے گی اس میں بھی؟ نہیں, میرا خیال ہے اس اسمبلیوں کی جو تحلیل والا مسئلہ ہے, خاص کر کے پنجاب کی جو اسمبلی کا ہے, اس کے بارے میں ڈر اور وسوسے جو آپ کیا کہیں فیصلہ ساز جو ہیں ان کے دلوں میں وہ ڈر اور وسوسے ہیں, اس طرف وہ نہیں جا رہے, اور ٹال مٹول سے کام لیا جا رہا ہے کہ جی وہ اگر ہو گیا تو مزید حالات خراب ہو جائیں گے. حالانکہ اب مزید خراب ہونے کی گنجائش بہت کم رہ گئی ہے. جتنا کچھ ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کر دیا ہے, اور ہم آخری حدوں تک پہنچے ہوئے ہیں. تو لیکن کوئی
आप मुझे ये बताएं कि आप 4 आदमी इस मुल्क में ढूंढ के लाएं जो आपको बता सकें कि अगले हफ्ते क्या होने वाला है, अगले माह क्या होगा, 3 माह में क्या होगा। किसी को पता ही नहीं क्या हो रहा है। हम जो सो कॉल्ड तज्जिया निगार और ये है, वो हमारे जो है वो जहनों में सारी बातें खत्म हो गई हैं कि ये होगा ये होगा। कोई बात नई करने को रह नहीं गई, सिर्फ ये है कि हालात खराब हो रहे हैं वो हम देख रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पे रुपए की कीमत जो है इतने फीसद फिर कम हो गई, सोना इतना फीसद फिर ऊपर चढ़ गया, डॉलर जो है वो मार्केट से गायब है। आप मुझे बताइए तो इसके अलावा कोई खबर आपको सामने आती है रोजाना की बुनियाद? बिल्कुल यही 4 से 5 खबरें हैं और उसी के गिर्द जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो घूमती नज़र आ रही है। पाकिस्तान में सिर्फ एक चीज़ है जो रोज़ाना की बुनियाद पर सस्ती होती है और वो है रुपया, बाकी हर चीज़ महंगी हो रही है। बहुत शुक्रिया अयाज अमीर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे और मुल्क की मुआशी सूरत हाल की बिल्कुल सही अक्कासी जो है हालात की वो हो रही थी। लेकिन अगला साल जो 2023 का है वो किसी उम्मीद में है या ऐसे ही चलेगा, हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आगा बहिश्ती साहब, हम उनसे अगले साल का अहवाल जानते हैं, इस तारफ़ के मोहताज नहीं। आगा साहब बहुत शुक्रिया। आगा साहब 2023-22 बड़ा मुश्किल गुजरा है पाकिस्तानी कौम का, 23 में कोई उम्मीद है पाकिस्तानी कौम के लिए कोई अच्छे की कि ये महंगाई कम हो जाए, हालात बेहतर हो जाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोल न्यूज़ बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। अलबत्ता एक ही न्यूज़ है जो अच्छी है और पाकिस्तानी कौम के लिए महंगाई से निकलने का, पेट्रोल बम से निकलने का, डीजल और गैस की जो मुश्किलात हैं हमें 1400 साल पीछे लेके गए हैं। और ये 2023 इंतखाबात के साल हैं और इमरान खान का साल है और यकीनी तौर पर ये एक ही न्यूज़ है जो इमरान खान की सूरत में आएगा। बाकी महंगाई और पाकिस्तान के मसाइल और मुश्किलात अपनी जगह बढ़ेंगे और कम नहीं होंगे। और ये 2023 मज़ीद पाकिस्तान के अवाम के लिए मुश्किलात और मसाइल के साल हैं। और एक ही न्यूज़ है, जब हम मार्च अप्रैल के बाद आहिस्ता आहिस्ता हम इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे और जब इलेक्शन होंगे तो अगले 2024 तकरीबन फरवरी मार्च से हालात जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे और फिर पाकिस्तान अपने अच्छाइयों के साथ आगे बढ़ेगा। और 2023 तमाम मुश्किलात के साथ और बिलखुसूस अवाम के लिए जो महंगाई का जो सिलसिला है वो अपनी जगह पर बरकरार रहेगा और कोई मोजिज़ा होने वाला नहीं है या मौजूदा हुकूमत। जब मैं शहबाज शरीफ के सितारे देखता हूँ तो मुझे इंतहाई तकलीफ होती है और हर चीज़ में पाकिस्तान की जो सियारे हैं इस वक्त मुझे नहीं मालूम, ना इसका कोई हुक्मरानी सितारा है, ना ये कैसे बना है ये भी मुझे समझ नहीं आ रही है। आज भी अगर हुक्मरानी सितारे देखते हैं तो इमरान खान की ही नज़र आता है। और मैं ये आपको बताते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, मगर ये बातें हैं कि हम महंगाई के साथ आगे बढ़ेंगे और बिलखुसूस आलमी जो कर्जे हैं उनके असर में रहेंगे और सख्त मसाइल पाकिस्तान सख्त मसाइल जो आप 2023 के कह रहे हैं आगा साहब वो रहेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि इंतखाबात का साल है और इमरान खान का साल है, हम बात कर लेते हैं इस पर। हमारे साथ रहिएगा। सामिया खान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। सामिया बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 2022 की पेशिन गोइयाँ बहुत सी ऐसी थीं जो आपकी वो हो गई साबित। 2023 क्या वाकई इलेक्शन का साल है और क्या वाकई इमरान खान का साल होगा? अल्लाह करे कि जी ऐसा ही हो, लेकिन क्योंकि कुछ कॉन्टिन्यूटी है और सबसे पहले तो मैं ये लाइन प्लीज कह दूं, ये गैब का इल्म नहीं है। हालांकि अल्लाह ताला ने 2022 में पूरा पैराग्राफ ही हिट कर दिया और जो है प्रेडिक्शंस पूरी होगी। इसके बावजूद ये कहूँगी अंदाजे हैं जिस तरह गूगल मैप आपकी रहनुमाई करती है, महकमा मौसमियात रहनुमाई करता है, इसी तरह इनसे रहनुमाई ली जा सकती है। तो खान साहब का सितारा वो ब्लेस्ड है कि माशाल्लाह की उनकी पॉपुलैरिटी है। मैं तो खुद कहती हूँ कि मैंने जिंदगी का एक ही वोट डाला और आखिरी वो खान साहब को डाला था। लेकिन 19 जुलाई 2022 से मैंने जो प्रेडिक्शन उससे पिछले साल दी थी, मैंने कहा था खान साहब, उस्मान बुज़दार, शेख रशीद साहब, इनके सितारे सख्ती का शिकार होने जा रहे हैं। इनको अपनी साख बचाने की बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। आप पिछली पेश गोइयों का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं गूगल पे जाके कि मैंने कहा था कि साख को डेंट डालने की कोशिश की जाएगी 2022
स्टैंडर्ड्स का साल है और ये कॉन्टिन्यूटी जो है ये अभी चलेगी जब तक 17 जुलाई 2023 नहीं गुजर जाता। तो अभी तो खान साहब को मेहनत करनी चाहिए क्योंकि उनकी पार्टी में भी इंतशार के साइन नजर आते हैं। यहाँ तक कि सियासत भी खतरे में है मेरे हिसाब से सितारों की रोशनी में, और उनकी अज़दवाजी जिंदगी को भी खतरात लाहक हैं। तो अल्लाह पाक उन पे अपना करम करें, रहम करें, और लोग उनसे जो प्यार करने वाले उन्हें मायूसी ना हो। जी सर। अच्छा सामिया, एक चीज़ मैं फिर आगे साहब के पास जाता हूँ। आपने कहा कि 2023 के जुलाई 17 जुलाई तक, तो इस 17 जुलाई से पहले के तो इंतखाबात भी खान साहब के लिए फिर कोई ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। इंतखाबात इसके बाद देख रही हैं कि पाकिस्तान में, क्योंकि इंतखाबात तो पूरा चेंज होता है ना। जी जी देखिए, मैं पहले कहूंगी कि 2023 में अगर इलेक्शन हो जाता है तो मेरे लिए मोजज़ा है वो बात। अच्छा। अगर ये मोजज़ा होता भी है तो वो साल के सेकंड हाफ में होता है। फर्स्ट हाफ में तो सच्ची बात है मैं गलत भी हो सकती हूँ, मुझे ऐसा कोई मंजरनामे पे इलेक्शन मुझे समझ में नहीं आते सर। सही, तो ये आप कह रहे हैं कि पहले तो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। अच्छा हमारे साथ रहिएगा। आगा साहब, एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगा, इमरान खान साहब के हवाले से आप कह रहे हैं मुश्किल साल ज़रूर है लेकिन इमरान खान का साल होगा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब PDM पूरी तरह मुतहर्रिक होकर उनका मुकाबला कर रही है। फिर PDM का मुस्तकबिल क्या है? और PDM में ख़ासतौर पर शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब, जिनके हवाले से कहा जा रहा है कि शायद मुस्तकबिल में सबसे मजबूत कैंडिडेट वो होंगे वज़ारत उज़्मा के। बिल्कुल, अभी दिल्ली दूर इस्लामाबाद वज़ारत उज़्मा के लिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी के लिए बहुत अभी दूर है, अभी बहुत वक्त है। अच्छा। और मैं आपको एक बात बताऊं, बिलावल भुट्टो दुरुस्त असम्बली में नज़र ज़रूर आ रहे हैं। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं आने वाले इलेक्शन में शहबाज शरीफ अगर इलेक्शन जीत गया तो मेरे लिए बहुत बड़ा मोज़िज़ा होगा। और मुझे नहीं लगता, और एक और बात की इजाफा कर दूं कि ये जो 2023 है बिल्कुल इलेक्शन के साल है, तब्दीली के साल है, और हर हाल में इलेक्शन होंगे। और PDM के जैसा शहबाज शरीफ साहब है, मौलाना फजल रहमान है, और ये जो गिने चुने चेहरे हैं जिनको हम देख रहे हैं, या जो इस वक्त हुक्मरान में बैठे, इनमें से 99% लोग जो है कौमी असम्बली के इलेक्शन से आउट हो जाएंगे, हार जाएंगे, और मुकम्मल तौर पर नए चेहरे, नए लोग, नए खूबसूरत यंग आपके तरह पढ़े लिखे लोग कौमी असम्बली में आएंगे और पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करेंगे। और 2023 इलेक्शन के साल है और यकीनी तौर पर ये इलेक्शन ही होंगे, ना कोई मार्शल लगेगा, ना कोई ऐसे कोई हुकूमत आएगी, ना कोई डिले होगा, कुछ भी नहीं होगा। अपने वक्त पर ही इलेक्शन होंगे, अपने टाइम पर इलेक्शन होंगे, और जाकर हम इंशाल्लाह अगस्त और जुलाई में इलेक्शन के जो वलवला है, दबदबा है, वो हम देखेंगे, और शोर शराबा हम देखेंगे, एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हुए देखेंगे सियासी हवाले से। अलबत्ता इमरान खान के लिए थोड़ा सा कोर्ट के हवाले से थोड़ा सा मुश्किलात जरूर है, कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं, मगर वो भी कोई खतरा नहीं है क्योंकि इमरान खान अगले वज़ीर आज़म नजर आ रहे हैं। तो यकीनी तौर पर इमरान खान ही जीतेगा और उसकी पार्टी जीतेगी, और इस दफा बगैर इत्तेहाद के अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। जी। अच्छा सामिया खान साहब, आप इमरान खान साहब के लिए सेकंड हाफ जो आप कह रहे हैं 2023 का, वो आसान, तो क्या हुकूमत बनाना भी आसान होगा उनके लिए इतना? मैं तो देखिए, मुझे तो जो मैं सुन रही हूँ, मैं उस बात से तो मेरा इल्म ज़ाहिर है, हर कोई अपने पढ़ने का नजरिया होता है, और प्रेडिक्शंस मैंने तो कभी लाइकिंग डिसलाइकिंग की बेस पे नहीं की हैं। मुझे तो ये बात ही मुश्किल नजर आती है दोबारा ये मनसब मिलना। अच्छा। इससे बड़ा मोजज़ा मेरे लिए हो नहीं सकता अगर ये मनसब दोबारा उनको मिल गया। मुझे तो बल्कि PTI के अंदर धड़ेबंदियां नजर आती हैं, और समहाउ जो मुझे लगता है कि देखें ये वाला साल मार्च का साल है, अगर आप इसको ऐसे पढ़ें, और 21 मार्च 2023 से ये वक्त शुरू हो जाएगा। 21 मार्च 2023 से मुझे फौज चीजों को ऑर्गेनाइज करती हुई, फौज की साख को जो डेंट पहुंचे हैं उसकी रिकवरी होती है, फौज इम्पोर्टेंट हो जाती है मुल्क के सर्वाइवल के लिए। उसके बाद नंबर 2 पे सियासतदान लेके आती हूँ, तो सियासतदान भी अपने अपने किबले दुरुस्त करने की मजबूरी हो जाएगी। फिर जो मैं तीसरी चीज देखती हूँ, मर्करी और वेनस की पोजीशन को पढ़ते हुए
मीडिया और आर्ट इंडस्ट्री के लोगों को फरोग मिलता हुआ नजर आता है। तो सबसे जो खतरनाक बात हमारे कान सुन रहे हैं कि जी डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि 2023 पाकिस्तान बहुत सारे सुपर पावर्स के लिए लाडला बच्चा बन जाएगा। उसके हालात या उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे मुझे नहीं पता। ये जो आप बात करें, ये अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लिए मामला जो है वो बेहतर हो। बहुत शुक्रिया सामिया खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आगा बहिश्ती साहब आपका भी बहुत। प्रोग्राम में मुदस्सिर इकबाल को एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मजीद बात होगी कराची में क्या हो रहा है। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद। इस वक्त कराची में हलचल है सियासत की, क्योंकि शहर कायद की सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा। साल के इख्तिताम पर शहर कायद में सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हो गया। टूटी बिखरी MQM को यकजा करने की कोशिश में तेजी आ गई है। कराची की अगर बात करें तो कराची में सियासत में बड़ी पेशरफ्त ने कई सवालात भी खड़े कर दिए हैं। क्या MQM और पीपल्स पार्टी इत्तेहाद करने वाले हैं? क्या ये तमाम धड़े मिलकर PTI की मकबूलियत का मुकाबला करने वाले हैं? क्या MQM एक बार फिर शहर कायद में अपना जादू जगाने जा रहे हैं? माजी में सिंध से वाज़े बरतरी रखने वाली जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बिखरे धड़े एक जगह जमा होने के लिए सरगर्म है। गुज़िश्ता हफ्ते MQM के अहम रहनुमाओं की गवर्नर सिंध से मुलाकातें और अब गवर्नर हाउस में कामरान टसूरी की मुस्तफ़ा कमाल के साथ रात की तारीकी में शहर कायद की सियासत के बड़े फैसले पर बड़ी बैठक कुछ वाज़े कर रही है। गवर्नर सिंध MQM को मुत्तहिद करने में तकरीबन अब कामयाब हो चुके हैं या हुनूस दिल्ली दूरस्त, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर इनकम पर्सन और तज्जियाकार नूरुल आरफीन के इस पर तज्जिया लेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर आपको बताएं कि MQM के अहम रहनुमाओं का ये कहना है कि अभी किसी भी पार्टी के साथ इत्तेहाद का फैसला नहीं किया। उधर पीपल्स पार्टी के MNA अब्दुल कादिर मंदोखेल का कहना है कि बानी MQM की वतन वापसी पर कोई एतराज़ नहीं है। दूसरी जानिब इस हवाले से तहरीक इंसाफ के मुतादिद रहनुमा ये कह रहे हैं कि मुतादिद धड़ों को मिलाने का मकसद तहरीक इंसाफ की बढ़ती मकबूलियत को रोकना है। शहर कायद की सियासत में हलचल क्या रंग लाएगी? MQM पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करेगी या नहीं, या फिर PTI का वोट बैंक गिराने में कामयाब हो सकेगी? शहर कायद की सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि हालिया बल्दियाती इलेक्शन इस इंतखाब और इत्तेहाद को कुछ तब्दील कर सकेंगे या नहीं, या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जो PDM में शमूलियत इख्तियार की है उसके असरात कराची वालों पर किस सूरत में हो सकते हैं, ये सवाल बड़ा अहम है। और साथ ही साथ कामरान टसूरी गवर्नर सिंध जब बने हैं तो वो अपनी जमात यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वो तमाम धड़े जो इस वक्त किसी न किसी सूरत में अलग अलग नज़र आ रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो PSP है उसको अपना मुस्तकबिल वो क्या दिखाई दे रहा है, ये कराची की सियासत में अगले आने वाले दिनों में सवालिया निशान बन रहा है। क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने हालिया इंतखाबात में भी खासा मामलात को बिल्कुल अलग करके दिखाया है, उसके क्या असरात होंगे, हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम उर रहमान साहब। आप सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो आप से ये जानना चाहेंगे कि बल्दियात के इंतखाबात अब चंद दिन का मामला और इंतखाबात सर होते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर इस्लामाबाद के इलेक्शन की तरह एक हफ़्ता पहले फिर कोई ना कोई यहाँ पर भी आपको लगता है कि कोई कुछ ना कुछ घुमा दिया जाएगा और इंतखाबात खुदा न खास्ता मुलतवी हो जाए? नहीं, कोशिशें तो बहुत कर रहे हैं, साजिशें भी बहुत कर रहे हैं। जरदारी तसूरी डॉक्टराइन काम कर रहा है और बिछड़ों को मिलाया जा रहा है, मिलों को तोड़ा जा रहा है, रास्ता रोका जा रहा है, सारे काम चल रहे हैं। और उसके साथ साथ ये पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कोई कानूनी, कोई अखलाकी, कोई जमहूरी आईनी जवाज नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। और अब तो इन्होंने अगर ये कोशिश की जैसा कि कर रहे हैं, और अगर ये इस पर अमल दरामद करने में कामयाब होने लगे तो इतनी बड़ी कालक होगी पूरी जमहूरियत के ऊपर, जो ये लोग बल्कि जमहूरियत पे क्या ये खुद अपने ऊपर ही मल लेंगे। मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन जो पहले ही 2-2.5 साल से नहीं हो रहे लोकल बॉडीज के, तो ये एक मरतबा फिर उसको मुलतवी करने की साजिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब कोई गुंजाइश नहीं है, अब इन्हें बिल्कुल इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए सूबाई हुकूमत को कि अब शराफत से यानी इज्जत और वक़ार से इलेक्शन करा दें और लोगों को इस बात का हक दें कि वो अपनी
قیادت کو چن اب سکیں. سب الیکشن کی تو تیاریاں آپ بھی کر رہے ہیں, باقی جماعتیں بھی ہیں, لیکن یہ جو اچانک متحدہ قومی موومنٹ کے دھڑوں کا یا پھر پی ایس پی اور ایم کیو ایم کو ملانے کا جو ایک ٹاسک چل رہا ہے گورنر ہاؤس میں, آپ نہیں سمجھتے آپ کے الیکشن کے نتائج چیزوں پر بہرحال اثرات ہوں گے اگر ایم کیو ایم ایک ہو جاتی ہے تو؟ میرا نہیں خیال ہے کہ اس پر اس حوالے سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, بلکہ یہ خود اور مشکل میں آ جائیں گے, اس لیے کہ یہ جتنا وقت الیکشن میں رہ گیا ہے اس میں تو یہ سوالوں کا جواب ہی نہیں دے سکیں گے جو ایک دوسرے کے خلاف کہتے رہے ہیں, الزامات لگاتے ہیں, اور یہ الزامات میں بہت سنگین نوعیت کے الزامات بھی ہیں, مالی الزامات بھی ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ کیسے اس کو جسٹیفائی کریں گے, اور اس میں ان کا وقت گزر جائے گا, اور یہ ویسے بھی جو ساجے کی ہنڈیا ہے چوراہے پہ ہی پھوٹنی ہے, تو وہ بھی کسی وقت پھوٹ جائے گی, لیکن اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا. یہ سب اکٹھے ہو کر حقیقی مجازی اور جو ایم کیو ایم کا ایک دھڑا ہے پی ایس پی, اگر یہ دھڑا بھی اگر مل جائے گا تو فرق کیا پڑتا ہے, اس لیے کہ اب لوگوں نے دیکھ لیا, 30-35 سال گزار دیے, ان سب لوگوں کا کنٹیکٹ دیکھ لیا, یہ کون لوگ تھے, کس کی کیا پوزیشن تھی, اب کیا پوزیشن ہے, کون کس کے پیرول پر ہے, کس نے ملیشیا میں جاگیریں بنائی ہیں, کس نے لندن میں, کس نے امریکہ میں, کس نے جو ہے وہ یہاں سے اورنگی ٹاؤن سے اٹھ کر ڈیفنس میں اور ویگوز میں چلے گئے موٹر سائیکل سے اور بغیر کسی کاروبار کے چلے گئے. تو سب جانتے ہیں اس بات کو, اس لیے میرا نہیں خیال ہے کہ اب کراچی کے لوگ ان کے کسی بھی اشتراک سے, اتحاد سے, ان کی رائے پہ کوئی فرق پڑے گا, بلکہ مزید رائے خراب ہوگی. لیکن آپ سب یہ کہ اربن جو ووٹ ہے, جو اردو سپیکنگ ووٹ ہے, وہ ایم کیو ایم سے انٹیکٹ ہے, جس کی وجہ سے وہ یہ تقسیم ہوئے تو ووٹ تقسیم ہو گیا, وہ ووٹ آپ کی طرف بھی گیا, وہ پی ٹی آئی کی طرف بھی گیا, وہ دیگر جماعتوں کی طرف گیا. تو جب یہ سب اکٹھے دوبارہ ہو جائیں گے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ دوبارہ واپس بھی جب یہ اکٹھے ہو رہے ہیں تو کراچی کی پبلک بھی ان کے ساتھ اکٹھی ہو جائے گی. بس یہ کہنے خوش ہونے کے لیے تو بہت اچھی بات ہے, خوش ہوتے رہیں, لیکن اب تو چیزیں بالکل سامنے آ گئی ہیں نا. پچھلے انتخابات کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات دیکھ لیجیے آپ, اس میں ان کے سارے ووٹ بھی جمع کر لیں تو دیکھ لیں کس پوزیشن پر ہیں. اس کے بعد کے ضمنی انتخاب بھی سامنے آ گئے. اس لیے میرا خیال ہے کہ ان کے اشتراک سے مزید خرابی تو ہو سکتی ہے ان کے نقطہ نظر سے. باقی ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ اگر ایک پارٹی کے 4 دھڑے بن گئے, پی ایس پی, حقیقی, مجازی وغیرہ, فاروق ستار, اور اگر یہ دھڑے ملنا چاہتے ہیں تو ملنے دیجیے, ہمیں کیا اعتراض ہے اس پہ. لیکن لوگ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت ان کا ملنا کسی کاز کی وجہ سے نہیں ہے, زرداری ٹیسوری ڈاکٹرائن کی وجہ سے, الیکشن کو ملتوی کرا کے کراچی کا جمہوری حق مارنے کے حوالے سے, اور مل بیٹھ کا جو نظام ہے اس میں اپنا حصہ وصول کرنے کے حوالے سے. تو یہی کام مسلسل یہ لوگ کرتے رہے, اس لیے اب یہ والی ایم کیو میں جتنی بھی ہیں سب کی سب, اس کو لوگ پیپلز پارٹی کی ایکسٹینشن ہی سمجھتے ہیں, پیپلز پارٹی کا حصہ ہی سمجھتے ہیں. اسی لیے میں نے حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ آپ کا. مدثر اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے. سب سے بڑے چینل بول نیوز کے اینکر مخدوم شہاب الدین کے پروگرام اب بات ہوگی نے ریٹنگ کے تمام ریکارڈز توڑ دیے. میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں اب بات ہوگی. 46% ناظرین نے بول نیوز کو دیکھا, سوشل میڈیا پر بھی سب نے زیادہ دیکھا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.